Welcome to Easy Engineering. हेलो एवरीवन। आज हम बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैविंग इलेक्ट्रॉन बैंड गैप, जिसे हम ईजी कहते हैं, इक्वल्स टू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एट रूम टेम्परेचर। तो हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसका इलेक्ट्रॉन बैंड गैप जो ईजी है उसका वैल्यू हमें दे रखा है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की निकालनी है एट रूम टेम्परेचर। तो अब यहाँ ये क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। यहाँ हमें दे रखा है कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, जबकि हमें पता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो नंबर डेंसिटी होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वो सेम होती है, तभी तो हम इन्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। यहाँ पर कोई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं होता, दोनों का डेंसिटी इक्वल होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो एक्चुअली ये वाला जो क्वेश्चन है कैरियर कंसंट्रेशन बेसिकली एंड फर्मी लेवल वाले टॉपिक पर है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा और बस हम वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। वैसे इसका एक डेरिवेशन से एक फॉर्मूला डिराइव होता है, तो आप फॉर्मूला देख के ये मत कहना ये कहाँ से आया, इसके लिए एक डेरिवेशन होती है। वैसे आप ये डेरिवेशन अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट में कर भी चुके होंगे, पर अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख देना, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अब देखते हैं यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है तो आंसर ये फाइंड आउट करना है इसका बहुत ही सिंपल है। तो हमें ये भी पता है कि यहाँ फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सो जो हमारा Ne इक्वल टू NH मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इक्वल होते हैं, तो हमें एक ही कुछ निकालना है एट रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन। ये भी हमें पता लग गया क्योंकि रूम टेम्परेचर यहाँ पर दे रखा है। तो 300 केल्विन हमारा हो गया टेम्परेचर, EG में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमने क्या देखा कि Ne इक्वल टू NH। अब इसका एक फॉर्मूला होता है Ne इक्वल टू NH Ni, जो कैरियर कंसनट्रेशन होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उसका फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बैंड गैप। वैसे जो आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा वो EF और EC या EV वाली टर्म्स में पढ़ा होगा, पर ये जो फॉर्मूला है ये EG वाली टर्म्स में है, मतलब इलेक्ट्रॉन बैंड गैप की टर्म्स में। अगर आपको कैरियर कंसंट्रेशन निकालना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसका फॉर्मूला आप ये याद रख लेना। अगर आपको इस फॉर्मूला में डाउट है कि ये कहाँ से आया तो आप नीचे कमेंट्स में लिखना, मैं इसका आपको डेरिवेशन भी बता दूंगा। पर ये मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि आप पहले भी कर चुके होंगे। तो हम देखते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है 2 × 2 पाई KT × M डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ पर 2 पाई तो हमें पता है वैल्यूज, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर, M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, और टू द पावर 3/2 इंटू E रेज टू द पावर माइनस EG/2KT। EG हमारा इलेक्ट्रॉन बैंड गैप है और K हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T टेम्परेचर। तो अब हमें टेम्परेचर पता है यहाँ 300 केल्विन और EG पता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और अपना आंसर, तो ये 2 × 2 हो गया, पाई 3.14। अब यहाँ आप कहेंगे कि मैंने K का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में क्यों नहीं लिया, और यहाँ पर मैंने K का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिया है। अब आप इसके अंदर कैसे क्यों, इसके अंदर आपको कन्फ्यूजन होगी। तो आप देखिए यहाँ पर कि अगर आप यहाँ देखते हैं जो मुझे E रेज टू द पावर दे रखा है यहाँ पर EG/2KT, तो इसके अंदर क्या है ये। तो अब यहाँ देखें कि जो EG है वो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दे रखा है, तो यहाँ पर जो K की वैल्यू है, हम यहाँ पर हमें K वाली वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही लेनी पड़ेगी ताकि हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वो कैंसिल आउट हो जाए। क्योंकि जब भी हमारा न्यूमरेटर के अंदर एक टर्म किसी यूनिट्स में होती है तो हमें डिनोमिनेटर के अंदर भी वही यूनिट लेनी पड़ती है। तो यहाँ ही मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूँगा, अगर यहाँ मैं 1.38 भी लूँगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, और यहाँ मुझे लेना ही 1.38 है क्योंकि मुझे इसका जो आंसर है पर मीटर क्यूब में निकालना है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको इधर लिया। पर यहाँ पर आप कभी कभार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि यहाँ पर 2K की वैल्यू वो 1.38 ले लेते हैं, पर नहीं। अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि न्यूमरेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट है तो आपको यहाँ पर भी K की वैल्यू लेनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में, जो कि होती है 8.6 × 10⁻⁵। और मैं आपको एक बता देता हूँ कि जब भी हमारा रूम टेम्परेचर पे निकालने को होता है, मतलब 300 × 8.6 × 10⁻⁵ करेंगे तो हमारा आंसर आता है 0.026। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा, ये एक्चुअली डिवाइड में, क्योंकि E रेशुअर माइनस है
तो यहाँ ये डिवाइड पे है, या मतलब ये डिवाइड होगा इससे, मतलब ये नीचे आ जाएगा ना, तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए, मतलब ये वाली जो टर्म होगी ये डिनोमिनेटर में होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से मैंने डिवाइड का लगा दिया ताकि आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये पावर यहाँ माइनस में है, तो 1 अगर इसको नीचे जाएंगे पावर पॉजिटिव में, तो आप देख सकते हैं। तो 0.7 हमने ऐसे लिख दिया। 2 इंटू कितना हो गया, अब के इंटू टी मैंने आपको बताया रूम टेम्परेचर पर ये जो वैल्यूज अगर हम करेंगे तो 0.026 हो जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी इसलिए हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट करा। बाकी सारी जो वैल्यूज है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, टेम्परेचर हमें पता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है जूल्स में, और 6.62, क्योंकि यहाँ आप क्या कर रहे हैं, जो वैल्यूज़ हैं यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वो जूल्स में है, इसलिए यहाँ पर आप के की वैल्यू जूल्स में ले रहे हैं। पर यहाँ न्यूमरेटर के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो इसलिए आप डिनोमिनेटर में भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेंगे। तो आपको बस यहाँ पर एक ये भी था कि वैल्यूज़ आप अच्छे से सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं नहीं, तो वैल्यू भी अब आपने अच्छे से देख लिया कि क्या था के का वैल्यू, कैसे हमें सब्स्टिट्यूट करना, और फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब बस सिंपल हम अपना कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर निकलेगा Ni, जो होगा हमारा नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का 3.6 इंटू 10⁻19 पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमें कैलकुलेट करना था डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एट रूम टेम्परेचर। तो ये हमारा आंसर निकल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल लाइज 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। तो अब ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, आपको पता होगा कि जैसे कि ये कंडक्शन बैंड होता है हमारा, और इसकी एनर्जी मैं EC से डिनोट करता हूँ। ये वैलेंस बैंड होता है, इसकी एनर्जी मैं EV से डिनोट करता हूँ। और आप समझ लीजिए एक फर्मी लेवल है जिसकी मैं एनर्जी EF से डिनोट करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है कि जो मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेरा फर्मी लेवल है लाइज 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, मतलब यहाँ EF है, ये जो होगा मेरा कितना होगा 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर मैं करूँगा EC माइनस EF तो वो कितना होगा 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको यहाँ से ये पता लग जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एट 300 केल्विन, ठीक है, इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 330 केल्विन फाइंड द न्यू पोजीशन। मतलब अब 300 केल्विन पर जो EF का वैल्यू है, मतलब फर्मी लेवल आपका 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो लाई करता है। अब जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे 330 केल्विन, तो आपका फर्मी लेवल कितना कहाँ पर लाई करेगा। तो एक्चुअली ये वाला भी मैंने आपको बताया था, इसके अंदर एक टॉपिक आता है कि कैरियर कंसंट्रेशन एंड फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम P टाइप और N टाइप का अलग अलग होता है। तो कैरियर कंसंट्रेशन और फर्मी लेवल इन्हीं पर ही बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और इन्हीं की डेरिवेशन होती है, वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कर चुके होंगे। पर अगर आपको फर्मी लेवल या कैरियर कंसंट्रेशन इनके अंदर टॉपिक में अगर आपको डाउट होता है कि आप इनके जो फॉर्मूलाज आए हैं इन्हें अच्छे तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी मैं फर्मी लेवल का सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगा। सो मुझे दे रखा है फॉर एन एन टाइप सेमीकंडक्टर एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल। अब ये जो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल है इसका फॉर्मूला मैंने सीधा लिख दिया है, EF इक्वल टू EC माइनस KT ln NC बाई ND। अब ये मेरे पास इक्वेशन है, और अब आप क्या देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर क्या दे रखा है, फर्मी लेवल लाइज बिलो। तो अब आप देखें कि आपको EC माइनस EF की वैल्यू दे रखी है। देख रहे हैं आप यहाँ EC माइनस EF की वैल्यू दे रखी है, यहाँ मैंने आपको समझाया था। तो आप क्या करेंगे, EC को या EF को यहाँ लेके आएंगे और ये उधर टर्म्स चली जाएंगी। तो अब जैसे कि कभी कभार हम क्या करते हैं, फिजिक्स की कुछ सब्जेक्ट हम इक्वेशंस बनाते हैं। अब हमें ये इक्वेशन पता है, अब हमें क्या करना होता है, जब भी हमें कुछ दो टेम्परेचर रेंजेस या कोई भी दो वैल्यूज़ दे रखी होती है और हमें कोई न्यू पोजीशन मतलब उसे के यूज़ करके तो हम इक्वेशंस का फॉर्म करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था मेरा, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल फॉर एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। उसका फॉर्मूला आप ये याद रख लेना, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो ये फॉर्मूला था। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशंस बनाऊँगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब मैं क्या करा, EF को वहाँ लेके गया तो EC माइनस EF हो गया KT log NC बाई ND। टेम्परेचर का मैंने वैल्यू डाल दिया और EC माइनस EF का भी वैल्यू मुझे गिवन था, क्योंकि जो स्टार्टिंग में क्या था कि जब टेम्परेचर मेरा 300 केल्विन होगा तब जो हमारा EF है वो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो लाई करता है कंडक्शन बैंड के। तो ये हमने EC और EF इसकी एनर्जी थी।
तो हमने यहाँ सीधा 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिया के, और ये टेम्परेचर ऐसे लिख दिया। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब सेकंड के अंदर क्या, जब हमारा टेम्परेचर 330 हो जाता है तो उसी फॉर्मूला को मैंने यूज़ करके दूसरा इक्वेशन बनाई। जब मेरा टेम्परेचर 330 हो जाता है तो ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, न्यू पोजीशन। तो मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज कट हो जाएंगे क्योंकि ये सेम है। ठीक है, तो मेरा आके सॉल्व करके आता है 0.3 डिवाइडेड बाई ई सी माइनस ई एफ इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 330। इसको फिर मैंने आगे सॉल्व करा तो ई सी माइनस ई एफ ये हो गया। ई सी माइनस ई एफ क्या हो गया, 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो न्यू पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल क्या होगी, इज एट 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। तो अब अगर आपका जो आंसर है वो क्या होता है कि जो आपकी EF की नई पोजीशन है वो है 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। तो अब आपको यही निकालना है। तो इसलिए आपको पहले क्वेश्चन का ये, इसके अंदर क्या ट्रिक था बेसिकली कि EC माइनस EF वाला कंसेप्ट। फॉर्मूला तो आपको पता लग जाएगा कि ये फर्मी लेवल आप इसमें पढ़ रहे हैं तो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल वाला फॉर्मूला लगेगा। पर यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना था वो भी आपने देखा कि EC माइनस EF वाला कंसेप्ट हमें कैसे यूज़ करना है इक्वेशंस बना के। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन, अगर आप देखें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पर कई बार बच्चे इसी क्वेश्चन में ही, सिंपल क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इनकी लैंग्वेज होती है। पर अब आप ये समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स excited to the conduction band in germanium at 100 Kelvin and 300 Kelvin। अब मतलब हमें यहाँ पर हमारे दो आंसर होंगे, एक तो 100 केल्विन पर और 300 केल्विन पर, और हमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्साइटेड टू कंडक्शन बैंड कि कितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्रैक्शन है वो कंडक्शन बैंड पर एक्साइटेड है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि जब भी हम NCON मतलब कंडक्शन बैंड के अंदर ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू N इनटू ये आपका टोटल डिनोट करता है। तो अब आपको फ्रैक्शन निकालना है तो ये कंडक्शन बैंड डिवाइडेड बाय n करेंगे तो वो आपका फ्रैक्शन होगा, और यहाँ f ऑफ Eg लिखते हैं कंडक्शन बैंड के केस में। और अगर यही मेरा वैलेंस बैंड होता तो जो मेरा फॉर्मूला होता वो जैसे कि वैलेंस बैंड इज इक्वल्स टू n इंटू एफ ऑफ 0। अब ये f ऑफ Eg ये तो पता ही है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ये इन कंडक्शन बैंड, और यहाँ पर ये वैलेंस बैंड। तो एफ ऑफ 0 हम करते हैं और एफ ऑफ Eg होता है यहाँ। तो इसका एफ ऑफ ई का फॉर्मूला बेसिकली होता है 1 डिवाइडेड बाय, या अब यहाँ पर Eg है तो E माइनस EF होता है। वैसे तो जो एफ ऑफ ई का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर E माइनस EF डिवाइड बाई KT। अब यहाँ E का वैल्यू Eg है तो मैंने यहाँ Eg लिख दिया है, और अगर मुझे वैलेंस बैंड में निकालना होता फ्रैक्शन तो मैं Eg की जगह 0 लिखता, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब दोनों क्वेश्चन आज आप कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, फ्रैक्शन निकालना है, मतलब n कंडक्शन डिवाइडेड बाय n। ठीक है, मतलब मुझे इसका बेसिकली वैल्यू निकालना है एफ ऑफ ई का इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं देखता हूँ मुझे क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है। अब यहाँ पर जर्मेनियम का मुझे Eg का वैल्यू नहीं गिवन है, तो आप ये याद रखें जब भी आपको वैल्यूज़ गिवन नहीं होता तो जर्मेनियम के लिए Eg का वैल्यू होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए जो Eg का वैल्यू होता है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह आप याद रख लेना, जब भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता तो आप ये लिख सकते हैं। तो अब आपको एक और कंसेप्ट भी पता होगा कि जो EF का वैल्यू होता है वो हाफ Eg का होता है। अब ये कैसे आता है कंसेप्ट, अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। कंडक्शन बैंड की एनर्जी EC है, वैलेंस बैंड की एनर्जी EV है, और जो फर्मी लेवल होता है आपको पता होगा कि वो इन बिटवीन लाई करता है, मतलब EF इज इक्वल्स टू EC प्लस EV बाई 2 होता है। ठीक है, और ये जो पूरा होता है हम इसे इलेक्ट्रॉन बैंड गैप कहते हैं Eg। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि जो Eg है वो कितना होगा 2EF। ठीक है, तो अगर आपको जैसे कि यहाँ पर Eg गिवन है, मतलब अगर आपको EF, तो ये आपको रिलेशन पता लग गई है Eg इज इक्वल्स टू 2EF की, या EF इज इक्वल्स टू Eg बाई 2, क्योंकि ये पूरा Eg होता है और ये बीच में लेवल ये करता है। तो यहाँ से आप ये समझ गए होंगे। तो इतने से पोर्शन में ये हाफ पे लाई करता है, जैसे कि अगर ये पूरा 1 है तो EF हाफ पे लाई करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने EF इज इक्वल्स टू हाफ Eg लिख दिया। ये मैंने इसलिए करा ताकि जब मैं करूँ Eg माइनस EF
क्योंकि मुझे सिर्फ ई जी की वैल्यू पता है, ई एफ की नहीं, तो मैं ये रिलेशन यूज़ करके यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ई जी माइनस ई जी बाई टू, तो ई जी बाई टू ही रहेगा मेरा। तो अब मैंने अपना जो फॉर्मूला है यहाँ पर बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, एन सी यू एन डिवाइडेड बाई एन, वन डिवाइडेड बाई वन प्लस ई जी बाई टू या ई जी डिवाइडेड बाई टू के टी। तो बस मैं टेम्परेचर का वैल्यू 100 डालूंगा पहले में और सेकंड में 300 और मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब मुझे फ्रैक्शन जब भी ये निकालना, तो एन सी यू एन, तो ये मैंने 300 के लिए निकाला, डिवाइडेड बाय एन, तो 1/1 प्लस ई जी बाई टू के टी। अब मैंने आपको बताया था के टी का वैल्यू 300 केल्विन पर 0.026 होता है, तो मैंने यहाँ 2 इंटू 0.026 लिखा, ई टू द पावर 0.7 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.026 और ये 1 प्लस सीधा, तो ये वैल्यू जो इसका फ्रैक्शन आया ये आ गया 1.42 × 10⁻⁶। अब देखते हैं 100 केल्विन पर, यही फॉर्मूला है जो मैंने ऊपर निकाला था, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई टू द पावर ई जी बाई टू के टी। अब यहाँ मैंने के का वैल्यू 100 और वो आप देखिए यहाँ पर मैंने के टी का वैल्यू 100 और के का वैल्यू 8.6 × 10⁻⁻5 लिखा है। आप ये मत कहना कि आपको 1.38 लिखना था, तो मैंने आपको ये बता दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अगर न्यूमरेटर में कोई क्वांटिटी तो आपको डिनोमिनेटर में भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लिखनी पड़ेगी, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि एन सी यू एन डिवाइड बाई एन, तो ये ऐसे 2.11 इंटू 10⁻18, ये भी आंसर आ गया। ठीक है, तो कभी कभार वैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे देखें, तो आप ये देखिए कि आपको आंसर क्या निकालना है फ्रैक्शन में। फिजिक्स के अंदर ये क्या होता है कि अगर आपको किसी चीज़ की यूनिट्स पता हो, अब जैसे कि आपको एनर्जी निकालना है और आपको कुछ पावर दे रखा है वॉट के अंदर और टाइम दे रखा है सेकंड्स के अंदर, तो आपको पता है कि एनर्जी है, मुझे एनर्जी निकालना है तो उसकी मुझे यूनिट पता है और कैसे मुझे रिलेशन से वो यूनिट आती है। तो अब यूनिट देख के, जैसे कि अगर आपको LHS पर जो आंसर निकालना है RHS पे वही यूनिट्स फॉर्म हो रही हैं, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। अगर आप उसकी डायमेंशंस देख के भी देखोगे ना कि अगर आपका ये फॉर्मूला सही लगा या नहीं, तो आपका आंसर सही होगा। अब यहाँ पर कभी कभार हो जाता है कि हमें पता नहीं होता कि कौन सा फॉर्मूला पुट करें, या तो हम ये देखते हैं कि हमें निकालना क्या है, उसका यूनिट्स क्या है। फिर जो हमारे दिमाग में फॉर्मूला आ रहा होता है, अगर उसकी यूनिट्स हमारे LHS वाले जो हमें आंसर निकालने उससे मैच कर जाए, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला ठीक है। तो ऐसे हम जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसे चेक भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। तो आप ये कंसेप्ट को भी ध्यान में रखें। तो आप, क्योंकि इससे क्या होता है, क्वेश्चन मुश्किल से भी हो, आप एक हल्का सा अटेम्प्ट देंगे तो आप उसे आसानी से मतलब सॉल्व कर पाएंगे, चाहे कितने से ट्रिकी क्वेश्चन भी क्यों ना आए हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Assuming that there are 5 into 10⁻28 atoms per meter cube in copper, find the Hall coefficient। अब यहाँ पर सीधा हॉल कोफिशिएंट निकालना है RH, जिसका वैल्यू हमें पता है 1/n में N ही होता है, -1/n में N ही N टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए होता है और P टाइप के लिए 1/n ही होता है। पर यहाँ हम सीधा हॉल कोफिशिएंट निकालेंगे, तो 1/n में N की वैल्यू में दे रखा है एटम्स और मीटर क्यूब में, 5 into 10⁻28, E का वैल्यू हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19। तो RH का वैल्यू हम वैल्यू सब्सिट्यूट करके RH का वैल्यू आ जाएगा 1.25 × 10⁻10 मीटर क्यूब पर कूलम। तो यहाँ यूनिट्स लिखना भी ज़रूरी होता है, तो RH का मैंने ये लिखा क्योंकि क्वेश्चन आसान था। पर कभी कभार आसान क्वेश्चंस के अंदर भी मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि आप ये यूनिट्स नहीं लिखते। इसलिए जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है कि अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो आपको 1 मार्क दे देगा या 1.5, इसका यूनिट का मार्क्स होता है यहाँ पर। तो इसलिए आप देख लेंगे कि मीटर क्यूब पर कूलम होता है इसका RH का यूनिट। यहाँ से देख सकते हैं एटम्स पर मीटर क्यूब था, मीटर क्यूब पर कूलम भी आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है INSB, ये हमें एलिमेंट नहीं, इंडियम और ये सेमीकंडक्टर दे रखा है यहाँ पर। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये हमारा। तो विद इलेक्ट्रॉन गैप, आप इसको मत देखिए। अब ये देखिए एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमें गिवन है विद इलेक्ट्रॉन गैप इक्वल टू 0.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अ हॉल वोल्टेज ऑफ -4.07 millivolts is developed across a 1 centimeter into 1 mm into 1 mm bar of this alloy when a current of I हमें दे रखा है passes in the presence of a magnetic field, वो भी हमें दे रखा है 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर along z direction,
कैलकुलेट द हॉल कोफिशिएंट एंड डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब हॉल कोफिशिएंट का वहाँ तो मैंने आपको फॉर्मूला RH/1/NE देख लगाया, पर अगर आप पहली वीडियोस में देखोगे तो मैंने आपको हॉल कोफिशिएंट के बारे में बड़े सारे उसके रिजल्ट्स आए थे, एक्सप्रेशंस आए थे। तो उसका एक एक्सप्रेशन होता है RH=VH/D डिवाइडेड बाय IX/BZ। तो ये हमारा हॉल वोल्टेज होता है, IX हमारा करंट होता है और BZ हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जो D होता है एक्चुअली उसके अंदर मैंने आपको जब ये क्यूब बनवाया था, ये वाला कुछ ऐसे करके आप देखिए क्यूब था, तो उसके अंदर जैसे कि ये L था, ये आपका B था, ये D था। तो उसके अंदर एक्चुअली ये D था, ये B था। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हम ये वाला अप्लाई रिजल्ट करते हैं। तो अब एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर आप VH आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, IB BZ भी। अब ये D आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब ये क्योंकि यहाँ आपको इज डेवलप्ड अक्रॉस 1 सेंटीमीटर इंटू 1 mm इंटू 1 mm। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डायमेंशन होगा, अगर हम देखें तो L इंटू B इंटू H में ही लिखते हैं हम, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो ये आपका L है, ये आपका B है, ये आपका D है। तो B और D की तो वैल्यू सेम ही है, तो D हमारा क्या हो जाएगा 1 mm। तो 10⁻³ यहाँ मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है, और 4.07 इंटू 10⁻³ वोल्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, मिली वोल्ट्स में था। साइन मैंने इसका यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि जो RH का बेसिकली जो साइन होता है ना, ये हमें बता देता है कि जो हमारा सेमीकंडक्टर है कौन से टाइप का है। तो इसलिए हम साइन इसके यहाँ पर कंसिडर करेंगे अगर हमें ऊपर यहाँ दे रखा हो। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? हॉल कोफिशिएंट तो हमारा निकल गया ये फॉर्मूला से। तो अभी हमने हॉल कोफिशिएंट के दो फॉर्मूला देखे हैं, 1/NE और VH/D IX/BZ। तो अब इसे याद रखिए। वैसे तो ये मैं वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ। तो ये हमारा RH निकाल लिया हमने। अब हमें क्या निकालना है? डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। मतलब जो RH था हमारा 1/NE, तो हमें N निकालना है यहाँ। तो अब यहाँ पर मैंने -1/NE लिखा है ताकि वो माइनस माइनस का साइन कैंसिल हो जाए, क्योंकि जो हमारा N है वो तो एक नंबर है, वो नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा है RH और E का, और अपना आंसर निकाला है एटम्स पर मीटर क्यूब में। तो जो हमारा आंसर है N = 1.53 × 10⁻22 एटम्स पर मीटर क्यूब। RH का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो, और E का जो चार्ज हमें पता है 1.6 × 10⁻19। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, बस यार फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। और आप ये यूनिट्स एटम्स पर मीटर क्यूब और मीटर क्यूब पर कूलम, इसके भी मार्क्स होते हैं। अब हम एक आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। एक्चुअली ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो बस अब एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर अ स्लैब ऑफ कॉपर 10 mm इंटू 1 mm इंटू 0.1 mm। अब यहाँ आप पता लग सकते हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट के हिसाब से LDB आपका क्या है। ये L हो गया, ये D हो गया, ये B हो गया। ठीक है, इफ़ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज अलोंग 10 mm स्लैब, ठीक है, कैलकुलेट द करंट डेंसिटी। अब पहले पार्ट को देखते हैं। अब जैसे कि अगर आप देखिए ये डायग्राम, तो ये हमारा क्यूब है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? ये जो है ये हमें 10 mm, मतलब ये 10 mm गिवन है। तो ये जो आपका IX है यहाँ पर है, इफ़ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज अराउंड 10 mm, मतलब यहाँ पर करंट अगर आपका पास कर रहा है 10 mm स्लैब, कैलकुलेट करंट डेंसिटी। तो अब करंट डेंसिटी आपको पता है हम JX से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है I/A। अब I आपको यहाँ गिवन है 1 एम्पियर। अब A आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, अब आपको पता है कि जब आपका करंट यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा है तो एरिया क्या होगा? ये तो एरिया के लिए आपको ये डायमेंशन और ये डायमेंशन गिवन होगी। मतलब आपको एरिया क्या है? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये आपका एरिया होगा। तो ये हो जाएगा 10⁻³ और ये 10⁻⁴। तो ये ऐसे आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिए, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर के अंदर आपका आंसर आ गया, क्योंकि करंट आपका 1 है। तो सिंपल है, JX की करंट डेंसिटी निकल गई। यहाँ बेसिकली क्या था कि आप एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप अपना फिगर देखिए जो मैंने आपको बताया था हॉल इफेक्ट के अंदर, कि यहाँ पर जो आपका करंट है ये पास कर रहा है, फ्लोज यहाँ लिख रहेगा फ्लोज अलोंग 10 mm स्लैब। तो 10 mm की स्लैब के अक्रॉस फ्लो कर रहा है,
और जो आपका एरिया होता है आउटवर्ड नॉर्मल, तो यहाँ से वो करंट आपका किस एरिया से पास कर रहा है, करंट आपका इस एरिया से पास कर रहा है। इस एरिया का आप मतलब इस पार्ट का आप एरिया कैसे निकालेंगे, इस डायमेंशन और इस डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और वो आपकी ये डायमेंशंस है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा करंट डेंसिटी का। अब इसके बाद देखते हैं क्या निकालना है हमें। इफ़ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू फेस, अब जहाँ पर हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू फेस 1 mm इंटू 0.1 mm है यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेट हॉल्ड फील्ड प्रोड्यूस्ड इफ RH, मतलब हमें हॉल कोफिशिएंट गिवन है, तो हमें EH निकालना है। तो EH मतलब जो हॉल फील्ड होता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है RH इंटू JX इंटू B। अब B हमें पता है 1 टेस्ला, JX हमने यहाँ निकाला था, और RH भी हमें पता है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपली हमने हॉल फील्ड निकालना था, तो ये हमारा इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, RH, JX और B की, तो आ जाएगा। अब इसके बाद थर्ड पार्ट क्या, ऑल्सो कैलकुलेट हॉल वोल्टेज अक्रॉस स्लैब। अब यहाँ पर आपको दे रखा कि हॉल वोल्टेज अक्रॉस स्लैब आप कैसे निकालेंगे, तो अब हम उसको देखते हैं कि हॉल वोल्टेज अक्रॉस स्लैब बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है VH इक्वल टू EH इंटू B। तो ये फॉर्मूला मैं आपको करवा चुका हूँ, तो यहाँ मैं सीधा आपको फॉर्मूला यूज़ करके ये बताऊँगा कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो आते हैं आप उन्हें याद रखिए, जो मैंने आपको हॉल इफेक्ट की वीडियो में बता रखा है उसी से ही रिलेटेड है। बस यहाँ पर ये था कि एरिया आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सिंपल फार्मूला पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और यहाँ पर भी फार्मूला होता है VH इक्वल टू EH इंटू B। अब कभी कभार ये आ जाता है कि हम B क्या लें, तो आपको मैंने बताया जब भी ऐसे ले रखा होता है LDB, तो B ये है आपका, तो ये B। पर अगर आपको RH जो हमने पढ़ा था VH इंटू जो वो D था, यहाँ EH इंटू B है, तो ये B है, ये D है, ये L है, ठीक है। तो ये आपको पता है, EH आपको यहाँ से पता है, B आपको पता है 10⁻⁴। हॉल वोल्टेज निकालेंगे, ये वोल्ट्स में आएगा, फिर यहाँ मैंने इसको माइक्रोवोल्ट में कन्वर्ट कर दिया है हॉल वोल्टेज को, तो आपका हॉल वोल्टेज निकल गया, जो आपका थर्ड पार्ट था हॉल वोल्टेज। और यहाँ पर था कि इफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू फेस, इसका मतलब ये है कि जो आपका ये फेस है, ये बस यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ठीक है, कि क्योंकि अगर या तो ये आपसे डायरेक्शन पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इस क्वेश्चन में, तो आप इस चीज़ को कंसिडर करते, पर इसने यहाँ सिर्फ हॉल फील्ड ही पूछा है, कोई डायरेक्शन नहीं पूछी है कि किस एंड ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज। सो ये नहीं पूछे, तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही यहाँ निकालनी है, तो आप सिंपल ये बस आप ऐसे ही इसको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है यहाँ। अगर डायरेक्शन निकालने के लिए बोलता है क्वेश्चन में, तो हम इसको यूज़ करते, पर अभी हमें यहाँ इसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो अब ये सिंपल हमने यहाँ आंसर निकाला अपना, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा यहीं पर होता है। तो हमने करंट डेंसिटी, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड और हॉल वोल्टेज तीनों कैलकुलेट कर लिया है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो अच्छे से। आप बस जो भी मैंने यहाँ क्वेश्चंस आपको करवाए, आप उनके फॉर्मूलाज को एक बार लिख लेना, उन्हें याद कर लेना, क्योंकि जो ये वाले मैंने आपको क्वेश्चंस कवर करवाए मेनली इन्हीं टाइप पर ही क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूलाज आते हैं, बस थोड़ा सा अलग हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था वो फ्रैक्शन आपको कंडक्शन बैंड का पूछा है, तो वो वैलेंस बैंड का भी पूछ सकता है। बस ट्रिक होती है कि आपको f(g) की जगह f(0) लगाना है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको भी करवा दिए हैं। बाकी जो टॉपिक्स थे इसके वो मैंने वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर कर रखा है, आप वो देख सकते हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं।